हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन। आज है 2 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज के करंट अफेयर डिटेल में समझेंगे रिवीजन पॉइंट्स के साथ और स्टैटिक के साथ, और एंड में हम लोग का जो सेगमेंट चल रहा है रिवीजन का वन लाइनर फॉर्मेट वाला, वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्विकली रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसके अलावा अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, और यूएई ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 सालों का एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। 2028 में इसे लॉन्च करेगा। हिमाचल प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए सत्य श्री रामचंद्र राव, और 19 से 22 जुलाई 2023 तक CEM 14 और MI 8 बैठकों की मेजबानी करेगा गोवा में ये मेजबानियां की जाएगी। यस बैंक ने अपना लोगो, मोटो, थीम ये सभी चेंज कर दिया है। इसने अपना लाइफ को बनाओ रिच नाम से एक नई टैगलाइन लॉन्च किया है। और अभी बोला तिनुबू ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फरवरी में चुनाव जीते थे और ये अब शपथ ले चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में महाजन संपर्क अभियान शुरुआत किए हैं, राजस्थान के अजमेर से। और अभी NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से पुस्तक लॉन्च की गई। ये पुस्तक लिखा है चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला ने। पद्मश्री से सम्मानित विख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमार घई जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जून को। पूरी दुनिया भर में दूध के महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। यूनाइटेड नेशन के FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इसके द्वारा ही 2001 में दुनिया भर में मनाए जाने के लिए ये घोषणा की गई थी। इस बार की थीम की बात करें तो थीम है शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड लाइवलीहुड्स। देखो एक चीज है, अभी थीम ना इसका आपको कई और प्लेटफॉर्म पर अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, थीम का मतलब होता क्या है? थीम का मतलब होता है फोकस रहना, यानी किस टॉपिक पर इस बार फोकस है। तो इस बार जो है ये फोकस्ड है इस टॉपिक पर, इसलिए ये हुई इसकी थीम। और इसी ने इसी दिन एंजॉय डेयरी नाम से #एंजॉय डेयरी नाम से एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है UNFAO ने। इसी वजह से बहुत सारी वेबसाइट जो है वो इसको थीम बता रही हैं, जबकि ये थीम नहीं है, ये सोशल मीडिया पर इसका एक कैंपेन है। ठीक है, #एंजॉय डेयरी। तो UNFAO ने ये कैंपेन शुरू किया है, लेकिन इसकी थीम जो है वो ये है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे वर्ल्ड मिल्क डे के, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पर फोकस जो है इस बार इस टॉपिक पर है। ओके, वैसे ये तो है वर्ल्ड मिल्क डे। आपको पता होना चाहिए नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, इनकी जयंती होती है, और इनकी जयंती के अवसर पर ही हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अच्छा, 26 नवंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो संविधान दिवस मनाते हैं वो अलग चीज है, यहाँ पर हम लोग दुग्ध दिवस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन पर वापस आते हैं। ये दोस्तों भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जन्मदाता थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जन्मदाता थे, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। एक चीज और, जो आप ये दूध जानते हो ना, नाम सुने होंगे, एक कंपनी का नाम, एक ब्रांड है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसके ये फाउंडर हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही वो कंपनी स्थापित की थी, और उसी के जरिए व्हाइट रिवॉल्यूशन लाए थे ये पूरे इंडिया में। ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय भी इनको जाता है। इनकी जयंती पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TCS के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक्चुअली में अब ये पदभार ग्रहण कर चुके हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में के कृतिवासन जो है ये पद ग्रहण कर चुके हैं।
देखो, इनको नियुक्त किया गया था मार्च में ही अनाउंसमेंट किया गया था और तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था। और अब देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में जाकर के इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। मैंने आपको बताया था उस बार भी कि टीसीएस जैसी जो कंपनी है ना, जब से स्थापित हुई है 1968 में स्थापित हुई है और तब से इसने केवल और केवल 4 सीईओ ही बदले हैं। मतलब केवल 4 बार चेंजेस किया है। बहुत कम चेंजेस के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि अभी 5वें सीईओ जब से ये बने हैं कीर्ति निवासन, वो तब से चर्चे में है। वैसे टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है। दुनिया की दूसरी। पहले नंबर पर कौन है? एसेंचर। एसेंचर कंपनी है जो कि आयरलैंड की है और दूसरे पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। आईटी सर्विसेज में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। वैसे अगर टीसीएस की बात करें तो अभी गूगल के साथ एक समझौता हुआ था, याद ही होगा आपको। रीजनरेटिव एआई पर मॉडल पर एक टूल विकसित करने के लिए गूगल और टीसीएस ने समझौता किया हुआ है। क्लियर? टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, ये टाटा का ही एक ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा हो चुकी है। इसका नाम अब होगा अहिल्यानगर। अहिल्यानगर दोस्तों ये अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर आप नाम जरूर सुने होंगे। अहिल्याबाई होलकर जी एक्चुअली में ये मराठा साम्राज्य की ही रहने वाली एक रानी थी। ठीक है, उन्हीं की मतलब कह सकते हैं सक्सेसिव रानी थी। तो वंशानुगत एक कुलीन रानी हुआ करती थी अहिल्याबाई होलकर, और उन्हीं के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर करने की घोषणा की गई है वहां के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा। अच्छा, मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के अभी चर्च गेट स्टेशन है, उसका नाम बदल करके सीडी देशमुख जी के नाम पर किया गया। सीडी देशमुख कौन है? सीडी देशमुख दोस्तों ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और आरबीआई के ये गवर्नर भी तो थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इनके नाम पर मुंबई के चर्च गेट का नाम बदल करके सीडी देशमुख कर दिया गया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक चर्चे में आई थी बात, जब ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया था। ये भी तो परिवर्तन है, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक वेस्ट स्टैंड है। वेस्ट स्टैंड जो है उसका नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया था। वो क्रिकेट स्टेडियम की बात है। रायबरेली में एक स्टेडियम है, उसका नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, इनको आप रिकॉल कर लीजिए, इसी से रिलेटेड है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे महाराष्ट्र ने भी कुछ और चीजें बदलने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र ने मंजूरी ली थी केंद्र से और केंद्र ने मंजूरी दे दी थी। क्या क्या? औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इन दोनों का नाम बदला गया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये भी महाराष्ट्र का ही है। इसमें औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया। ये दोनों ही याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया। ये दोनों ही महाराष्ट्र के ही हैं। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो देखो, ये वैसे तो मैं आपको कई बार रिवीजन पॉइंट्स में भी बता चुका हूं और इसको मैंने पिछले साल भी कवर कराया था क्वेश्चन, जब COP27 सम्मेलन हुआ था। COP27 सम्मेलन पिछले साल ही हुआ था और उसमें ये अनाउंस किया गया था, मतलब भारत ने अपनी तरफ से बताया था अपना लक्ष्य कि वो 2070 तक कोशिश करेगा कि शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक देश बन जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, उस दिन मैं रिवीजन करवाते समय एक बार गलती से 2075 बोल दिया था। वैसे तो उसके पहले मैंने 10वीं बार आपको 2070 बताया हुआ है, तो जो लोग रेगुलर होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से याद ही हो गया होगा। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 2070 में भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। अब आगे कुछ बताऊं इससे पहले तो समझ लो आप लोग ये शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक है क्या। ठीक है, देखो, जीरो कार्बन एमिशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो भी नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। आप जानते हो जब दोनों को इक्वल किया जाता है और संख्या अगर समान रहती है तो फिर ओवरऑल रिजल्ट अपना जीरो आता है। यानी हम लोग कार्बन का ऐसा नहीं है कि उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम लोग कार्बन का उत्सर्जन तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ऐसे कुछ इक्विपमेंट या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे जो कार्बन को उतने ही मात्रा में ऑब्जर्व भी करेगा।
अवशोषित भी करेगा। ठीक है, जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे उतना ही हम लोग कार्बन को अवशोषित भी कर रहे होंगे या फिर उसको रिन्यूएबल एनर्जी या किसी और एनर्जी में चेंज भी कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से टोटल जो हम लोगों से जो प्रोड्यूस होगा वो होगा नेट जीरो। ठीक है ना, यानी उसका इक्वल जो आएगा वो होगा जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन, एक होता है जीरो कार्बन एमिशन। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब हुआ कि हम लोग एमिशन ही नहीं करेंगे कार्बन का, लेकिन नेट जीरो का मतलब ओवरऑल जो होगा वो हमारा जीरो पर इक्वल हो जाएगा। तो अभी सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो हैं राजीव बंसल, इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। इन्होंने एक मीटिंग में इसके बारे में जिक्र किया कि भारत जो है अपना लक्ष्य ये ध्यान में रख करके चल रहा है, 2070 तक का टारगेट रखा गया है। एक चीज और, 2047 में हम लोगों ने क्या घोषणा किया है कि हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएंगे। ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएंगे 2047 ही क्यों? क्योंकि 2047 को हम लोग आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे। ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब हुआ एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी हम लोग एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आज भी हम लोग किस पर डिपेंड है? आज हम लोग बहुत सारे देशों से तेल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, है ना, बहुत सारी एनर्जी ले रहे हैं, प्राकृतिक गैस ले रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग दूसरे देशों से लेना बंद कर देंगे, क्योंकि या तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पर पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएंगे या फिर हम लोग और ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित करेंगे, जैसे हम लोग एथेनॉल हुआ या बाकी चीजें हुआ, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको हम लोग अच्छी तरीके से विकसित कर लेंगे। क्लियर है ना? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो, समझ में आना जरूरी है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि चीजें क्यों चल रही हैं, तो फिर आपको वो आसानी से हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा और आप कभी भी उसको आंसर कर पाओगे। देखो, आजकल ना ये ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तो ये देखो, COP27 शिखर सम्मेलन जिसमें भारत ने अनाउंस किया था, ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन है, ये भी परमाणु से, जलवायु से रिलेटेड ही सम्मेलन है। तो ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। COP27 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और COP28 शिखर सम्मेलन इस बार हो रहा है यूएई में। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये सम्मेलन यूएई में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन नामित किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में एतिहाद एयरवेज, ये है यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरवेज है, और इसको एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में लगातार दूसरे वर्ष 2023 की बेस्ट पर्यावरण एयरलाइन नामित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, एतिहाद एयरवेज नेम्ड एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023। तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, इन सब में इनोवेशन, वैल्यू, कंफर्ट, सेफ्टी, इन सब को देखते हुए ये टॉप 10 एयरलाइंस में टॉप रेटिंग हासिल किया हुआ है, और वो भी लगातार दूसरे वर्ष। वैसे आप जानते हो यूएई जो है वो अपने लग्जेरियस चीजों के लिए ही जाना जाता है। आप अगर पैसा खर्चने को तैयार हो तो इससे बेहतर, यहाँ से बेहतर सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी, लग्जरियस चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि एतिहाद एयरवेज जो है ये लगातार दूसरे वर्ष ये अवार्ड जीता हुआ है। यूएई की ये एयरलाइन है। यूएई में दो प्रमुख एयरलाइन चलती है, एक एमिरेट्स, आप सुनते होगे या देखे होगे, और एक है एतिहाद एयरवेज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, CHSL का जो बैच आया है दोस्तों, 2 दिनों के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ाई गई थी, और ये 2 दिन, 2 और 3 जून है ना। तो आज 2 जून है और कल 3 जून, इसके बाद से फिर ये 399 में हो जाएगा बैच। 60 दिनों की बेहतरीन प्लान के साथ यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं कल से। कल 3 क्लासेस हुई, पर डे 3 क्लासेस इसमें होंगी, 12 बजे, 6 बजे और 8 बजे। तो आप तीनों क्लास अगर पर डे लेते हैं तो 60 दिनों में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं CHSL अपना, और एग्जाम के लिए आप समझ लो कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों फार्मर्स को, किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। ध्यान रहे, 6,000 रुपए वार्षिक रूप से इनको दिए जाएंगे किसानों को। आपको कुछ याद आ रहा है? 6,000 रुपए केंद्र सरकार भी तो देती है। हाँ, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार जो देती है वो भी मिलेगा और राज्य सरकार भी देगी, यानी किसानों की हुई बल्ले बल्ले। 12,000 रुपए प्रति माह पाएंगे किसान। 6,000 किसान जो केंद्र सरकार वाला है वो दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और ये वाला जो 6,000 होगा ये दिया जाएगा नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत।
लेकिन ध्यान रहे पूरे देश में नहीं, ये केवल महाराष्ट्र के किसानों को दिया जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा, है ना। वैसे महाराष्ट्र जैसे एरिया में 12,000 भी कम ही है समझो। लेकिन फिलहाल 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। महाराष्ट्र से नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत 6,000 दिए जाते हैं और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ये 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब महाराष्ट्र 2 बार आ गया है तो चलिए इसके बारे में एक बार देख ही लेते हैं। वैसे तो कल हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। एकनाथ शिंदे यहाँ शिवसेना पार्टी से सीएम है, रमेश बैस जी गवर्नर हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोनार झील के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये पिंक लेक है, पिंक लेक के नाम से भी जानी जाती है और उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। इसके अलावा शैवालों की वजह से इसका कलर लाल हो पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ये पूछा गया है किसकी वजह से गुलाबी हो जाता है, तो शैवालों की वजह से होता है। यहाँ पर भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट दर्रे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों का स्थापना दिवस अभी पिछले महीने 1 मई को मनाया गया था। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य अलग हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में राजकोषीय घाटा का एक डाटा आया है और इसमें बताया गया है 6.4% राजकोषीय घाटा रहा है। राजकोषीय घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखो, एक होता है राजकोष। राजकोष मतलब राज्य सरकार चल रही है ना, मतलब कि राज्य व्यवस्था जो चल रही है उसका कोष। कोष मतलब होता है कि स्टोरेज समझ लो, या कह लें अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो घाटा हो रहा है ना उसे कहेंगे राजकोषीय घाटा। अब इसका घाटा का क्या मतलब हुआ? देखो, सरकार हम लोग को सुविधाएं देती है तो ठीक है, साथ ही साथ सरकार पैसे भी वसूलती है। सरकार जो टैक्स वसूल रही है, सरकार वो जगह जगह जो लोगों से पैसे जो गिरफ्त कर रही है, जैसे जो अवैध रूप से पैसा रखते हैं या जो भी करते हैं, वो सारे पैसे जो हैं कलेक्ट हो करके जाते हैं कहाँ पर? राजकोष में जाते हैं, ठीक है। रोड टैक्स हुआ या विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हुए, ये सभी राजकोष में इकट्ठे होते हैं। तो इनसे सरकार का क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है, करती है, ठीक है। इसके अलावा सरकार बजट भी तो लाती है और उस बजट में क्या रहता है कि हम कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेंगे। तो वो पैसा जो खर्च करने के लिए जो अनाउंस करता है वो होता है बजट, कि हम यहाँ पर खर्च करेंगे। लेकिन कहाँ से पैसा खर्च करेंगे? अपने घर से तो लाएंगे नहीं, उसी जनता से वसूलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ये जनता का पैसा है जो लूट रहे हो, नेता लोग खा रहे हो। तो वो जनता से जो पैसा लिया गया है राजकोष में और उसी पैसे को बजट के रूप में खर्च किया जाता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आती है कि हम लोग खर्च को तो ज्यादा दिखा दिए, यानी बजट में तो हम लोग ज्यादा दिखा दिए कि इतना हम खर्च करेंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है कि इतना खर्च कहाँ से करोगे भाई। वही हाल हुई जैसे कि चुनावों में 1-2 मैसेज नहीं वायरल होता है कि वो कोई एक कैंपेन निकाल देता है, हम हवाई जहाज देंगे प्रत्येक नागरिक को, मतलब कुछ भी वाला। तो ऐसा तो कोई सरकार कभी करती नहीं है। सरकार देखती है जितना उसका राजस्व इकट्ठा हो पा रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा हो पा रहा है, उसी हिसाब से बजट लॉन्च करे वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनाउंस कर दे कि हम तो 15 लाख रुपए हर लोग के अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ से डाल दोगे भाई? आपको उतना दिखाना होगा कि कहाँ से जनरेट होगा सरकार के पैसे के, ठीक है। तो इस हिसाब से जो जनरेट होता है पैसा उसे कहेंगे राजकोष। राजकोष में इकट्ठा हो रहा है रेवेन्यू। और अगर मान लो रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है और खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो मतलब घाटा हो रहा है। तो उस प्रकार के घाटा को कहेंगे राजस्व घाटा या कहेंगे राजकोषीय घाटा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.4% बढ़ गया है भारत की जीडीपी का। मतलब भारत की जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज नहीं बताऊंगा, तो उसका 6.4% फिस्कल डेफिसिट हो गया है, यानी राजकोषीय घाटा हो गया है। समझ लो आप, जीडीपी कितना है, भारत दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला आज के टाइम पर ये देश हो गया है, ठीक है। और उसमें 6.4% राजकोषीय घाटा है 2022-23 में, ठीक है, जितना जीडीपी हुआ उसका। तो ये अभी डाटा किसने बताया? लेखा महानियंत्रक ने, जो कि कंट्रोल एंड जनरल अकाउंट्स होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? एसएस दुबे जी हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अश्वनी कुमार को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया? तो अश्वनी कुमार जी दोस्तों यूको बैंक के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। यूको बैंक देखो नाम से आपको प्राइवेट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये है सरकारी बैंक। अश्वनी कुमार इसके नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ये सोमा शंकर प्रसाद जी की जगह पर आए हुए हैं। सोमा शंकर प्रसाद इससे पहले थे
और अब अगले 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। वैसे ये इंडियन बैंक में रह चुके हैं, पंजाब नेशनल बैंक में भी रह चुके हैं, ठीक है, और अब यूको बैंक में आ गए हैं। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। इसको स्थापित किया था जीडी बिरला ने। अच्छा, बैंकों की नई नियुक्ति की बात आ रही है तो 2 नाम मैं और बता देता हूं, रिवाइज कर लीजिए। कर्नाटका बैंक में अभी हाल ही में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया था नया एमडी और सीईओ, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। और अभी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का, बीओबी का, इसके भी तो नए सीईओ और एमडी बने हैं। कौन बने हैं? देवदत्त चंद्र, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने में विश्व स्तर पर अग्रणी देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप जानते हो ना, ओटीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होता है उन पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को रेगुलेट करने वाला भारत जो है ये अग्रणी देश बन गया है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक स्ट्रिक्ट नियम लागू किया गया है कि सभी को ये फॉलो करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें आप दिखा रहे हो उससे पहले आप तंबाकू के रिलेटेड जो है वार्निंग दिखाओ, ठीक है। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, जो कि होता है 31 मई को। वैसे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि आयरलैंड जो है ये शराब पर स्वास्थ्य चेतावनियां अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड किस कंपनी ने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों RINL ने। RINL का मतलब होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये एक नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनी है, ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है RINL, और इसने अभी ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है। ये अवार्ड क्यों जीता है? ये कार्यस्थल में सुरक्षा में सुधार के लिए और सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए ये जीता है, सेफ्टी एक्सीलेंस टू इम्प्रूव वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए। ये वाईजैग स्टील के नाम से भी जानी जाती है। RINL जो है इसे वाईजैग स्टील भी कहते हैं। विशाखापत्तनम में ही ये स्थित है और भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। 1982 में स्थापित हुआ था, विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। अतुल भट्ट इसके एमडी और चेयरमैन हैं, अतुल भट्ट, इनका नाम याद रखिएगा। वैसे नवरत्न और मिनीरत्न क्या होता है इस पर मैंने वीडियो तो दी ही हुई है। 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं और उनके एमडी वर्तमान में कौन कौन से हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 20-20 क्वेश्चन पर डे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम को घोषित करने की घोषणा की है और बजट 2023 पेश किया गया। 2047 में इसे भारत को एनीमिया में मुक्त करने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना का त्रिशक्ति प्रहार जो सैन्याभ्यास है ये उत्तर बंगाल में संपन्न हुआ और अभी संयुक्त अरब अमीरात के अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया। भारत के नए औषधि महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर राजीव सिंह। और वहीं मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत किए हैं। पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का निधन हो गया। इन्होंने ही 44वां संविधान संशोधन पेश किया था। ओके, इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। रामसर साइट आपको याद ही होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। मैनुएला रोका बोटे ये गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार जीता है। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत के लिए अपना नया कंट्री हेड नियुक्त किया है और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर दोबारा से बन गए। MSME के लिए संशोधित क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई और IMF ने बांग्लादेश को $4.7 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की। ये 340 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फरवरी मंथ का अब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। बाकी के भी क्वेश्चंस आपको एक साथ वीडियो में दे दिए जाएंगे। कल मैंने आपसे पूछा था ऑरेंज कप IPL में किसने जीता है इस बार, तो सुमन गिल ने जीता है। कंबोडिया की राजधानी है फेनम पेन। आज आपको बताना है कौन सी झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। आज भी अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने बताया था इसको।
नाइजीरिया की करेंसी कौन सी है? दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।